दोस्तों मैं आज लेकर आ चुका हूँ केमिस्ट्री का नया चैप्टर रासायनिक बलगति। चैप्टर 4 है रासायनिक बलगति। इसे हम पढ़ेंगे और इसके सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, जिससे मैं किसी प्रकार की न्यू वीडियो लाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम चलेंगे वीडियो की तरफ और देखेंगे वीडियो को। ठीक है, अंत तक अवश्य वीडियो देखिएगा। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है दोस्तों? वेग नियम। पहली हेडिंग क्या है? वेग नियम। किसी गणितीय व्यंजक के अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वह वेग नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखना फिर से। किसी गणितीय व्यंजक के अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को, अभिक्रिया की जो दर है उसकी प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेग नियम कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? वेग नियम कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर, वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या इसे पढ़ेंगे? यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होनी चाहिए। कह रहा है दोस्तों, यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक है, 2 अभिकारक 3 अभिकारक हो, तो उन अभिकारकों की सांद्रता क्या होनी चाहिए? सांद्रता इकाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कोई समीकरण है, ठीक, समीकरण के अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात। दोस्तों जो जिस प्रकार यहाँ दर में बताया, के की घात क्या है? x है, और b की घात है y है। ठीक है, तो क्या कहा? घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इन घातों का अगर योग कर देंगे तो हम क्या कहलाएगा? ये अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कोटि। क्योंकि इन घातों के योग की पूछे जो अभिकारक है, अभिकारक की जो अभिकारक पदों की जो घातें हैं, उन घातों का योग ही अभिक्रिया कोटि कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया देखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया की दर जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं H2+Cl और HbH2O। ठीक है, और बनता क्या है दोस्तों? 2HCl बनता है। फिर दर इसकी देख सकते हैं, दर इसकी K हो, इसकी कोई घात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखेंगे, अगला नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, पढ़ेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है दोस्तों? वह अभिक्रिया की दर जो एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। वह अभिक्रिया की दर जो एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, वह क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण 2N2O5 है, और बनता क्या है? 4NO2 बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका दर है C12H22O11। नेक्स्ट देखेंगे अगला कुछ इसके लक्षण देखेंगे हम। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु काल के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो दोस्तों जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है अर्धायु काल के जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नंबर इसका लक्षण देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरा नंबर लक्षण क्या है?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता n, सांद्रता क्या होगी n, बढ़ाने पर वेग भी n गुना अधिक हो जाता है। अगर दोस्तों हम प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की सांद्रता है उसे हम बढ़ाएंगे तो वेग भी क्या होगा n गुना अधिक हो जाता है, परंतु वेग स्थिरांक के मान में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चाहे इतना बढ़ जाए जितना घट हो जाए, लेकिन इसका क्या होगा वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता देखेंगे। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या आणविकता कहलाती है। फिर से समझेंगे। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है, द्वारा व्यक्त प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। दोस्तों जैसे मान चलो हमें प्रथम पद हमारा है, इसमें जितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। उनकी कुल संख्या क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। अभिकारक मान लीजिए अभिकारक है, इसमें अणु है, ठीक है, इसमें कुछ अणु होंगे जो इस अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, जो इस अभिकारक में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। इनकी कुल संख्याओं को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है, मान चलो उदाहरण के होते हैं H2 है, O2 है, मान लो कि ये क्या है? अणु है इनके, ठीक है, तो भाई इनकी टोटल संख्या क्या होगी? ये अभिकारक की टोटल संख्या होगी 4 हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी आणविकता कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। अगला देखेंगे छद्म या आभासी एकाणु अभिक्रिया। छद्म या आभासी एकाणु अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक हो वह छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे फिर से हम। वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, आणविकता 1 से अधिक हो तो वह छद्म या आभासी एकाणु अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में CH3 COOH बनता है और C2H5 OH बनता है। ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ देखो कैसे होता है। देखो दोस्तों, यहाँ कहते हैं एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट और प्लस H2O की क्रिया कराई गई, जल की, ठीक है, कराई गई क्रिया है हाइड्रोजन उपस्थिति में। क्या होगा? ये वाला CH3 CH3 और ये CO और प्लस ये वाला क्या होगा दोस्तों? ये आकर यहाँ मिल जाएगा, तो क्या होगा? एथिल, ये क्या होगा? एस्टिक अम्ल बन जाएगा, एस्टिक अम्ल बन जाएगा। अब फिर क्या होगा दोस्तों? ये CH3 C2, ये C2 और H5 यहाँ पास आ जाएगा, और ये 2 H है दोस्तों, हाइड्रोजन के पास, सॉरी ये नहीं होगा, इसका एक H यहाँ आ जाएगा, इसमें एक H O बचेगा, तो इसका H और O यहाँ पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, हम औसत वेग पढ़ेंगे। देखेंगे औसत वेग क्या है? किसी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। फिर से समझेंगे। किसी समय अंतराल, कोई मतलब कि बहुत छोटा समय है, ठीक है, उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है औसत वेग बराबर पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा R बटेगा डेल्टा T हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग क्या है? देखेंगे इकाई समय में, क्या बोला? इकाई समय में दोस्त, मतलब इकाई से मतलब कि जो है एकदम फिक्स टाइम, एकदम एक्यूरेट टाइम, मतलब कि निश्चित समय बोलते क्षण भर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो नहीं, क्षण भर तो नहीं बोल सकते हम उसे। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताना था, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है दोस्तों?
इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें खाली जो टाइम होता है क्षण भर के लिए होता है। किसी क्षण भर में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कह देंगे वहाँ पर। बस इसमें क्या होगा दोस्तों, हम जो इकाई समय यहाँ दिया है, यहाँ हम क्या कर देंगे, किसी क्षण भर में, यहाँ क्षण भर में कर देंगे, क्षण भर में, ठीक है। बाकी पूरा पोर्शन यही रहेगा। तो आप तात्क्षणिक वेग बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपने ही तरीके से अपनी भाषा में, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले क्या, अभिकारक देखेंगे। अभिकारक की सांद्रता, पहला नंबर क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता हो गई, जो भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरा हो गया अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तीसरा हो गया उत्प्रेरक, और चौथा होगा प्रकाश का ताप। अब आगे देखेंगे, प्रश्न आ गया दोस्तों हमारे, एक शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है। तो देखेंगे, देखिए दोस्तों क्या बोला प्रश्न हमारा, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग क्या मान है, ठीक, क्या होता है ये देखेंगे। और वेग स्थिरांक का व्यंजक भी देखेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है, ये वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। ये क्या है, ये वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है k बराबर 1/t और मझला कोष्ठक के अंदर बड़ा कोष्ठक a0 माइनस कोष्ठक के अंदर a, ठीक है। ये होता है इसका वेग स्थिरांक का सूत्र होता है। अब शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक देखेंगे तो k बराबर x/t होगा, k बराबर x/t होगा, ठीक है। जहां हम क्या करेंगे, k का मात्रक ज्ञात करेंगे, x का मात्रक ज्ञात करेंगे और t का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो हमें पता t का मात्रक तो सेकंड होता है, x का मात्रक मोल प्रति लीटर होगा, x का मात्रक क्या होगा यहाँ पास, मोल प्रति लीटर होगा। जब मोल प्रति लीटर बटे सेकंड होगा तो k का मात्रक निकाल आएगा वैसे भी, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये k का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसी को शून्य कोटि के लिए, इसी को शून्य कोटि का वेग स्थिरांक व्यंजक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो है दोस्तों देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या है। लेकिन दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड की जो कक्षा 12 है, इस बार भी यूपी बोर्ड 2023 की यूपी बोर्ड में आए थे प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप अवश्य लगा लीजिएगा अच्छे से समझ कर, ठीक है। और इसको मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। आप पास देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, तो हम पहले देख लेंगे कि अर्धायु काल होता क्या है, अर्धायु काल का व्यंजक की गणना कैसे होती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी आरंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, ठीक है, और आधा हो जाता है दोस्तों। हम कह सकते हैं कोई मतलब कोई समय है, उसका हम उस समय के पदार्थ को हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो अर्धायु काल हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेंगे, अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी आरंभिक मात्रा का, शुरुआती मात्रा का जो है, शुरुआती दौर का जो है क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो क्या कहलाता है, अर्धायु काल होता है, ठीक है। अर्धायु काल से जो हमें पता चलता है कि आधा समय, ठीक है, अर्धायु काल से पता चल जाता है। जहां हम x बराबर ले लेंगे a/2 हो जाएगा, और t को, समय को हम आधा कर लेंगे क्योंकि अर्धायु काल का देखना है, तो t को आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यह अर्धायु काल का हो जाएगा। अब देखेंगे हम वेग स्थिरांक का समीकरण इसी के द्वारा व्यक्त करेंगे, वेग स्थिरांक का समीकरण व्यक्त करेंगे इसी के तहत। वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है, k बराबर 2.303 बटे का t हाफ टाइम होता है, और log 10 और a बटे का a माइनस a बटे का 2 होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं, इसे सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो k बराबर उतना ही हम लिख देंगे 2.303 बटे का हाफ टाइम log 10। अभी इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों इसका अगर एलसीएम लेंगे हम,
तो 2a माइनस ए हो जाएगा, 2a माइनस ए बटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस 2a में माइनस ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बटेगा 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तब क्या करेंगे इसका हम, जब हमारा कितना बचा, ये के बराबर 2.303 हाफ टाइम लॉग 10 और ए बटेगा 2। ठीक है, इतना बचेगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये पोर्शन हमारा है इसको पक्षांतर कर देते हैं तो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका गुणे में आ जाएगा, तो करेंगे गुणे में से हम। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर से पक्षांतर कर देते, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम ए से ए को काट दिए, ए को ए से क्या कर दिए, यहाँ काट दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, फिर लास्ट में क्या बचेगा, के बराबर 2.303 हाफ टाइम और लॉग 10 2 बचेगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के बराबर 2.303 हाफ टाइम और 2 लॉग 10। अब दोस्तों हम यहाँ ये जानते हैं कि 2 लॉग 10 बराबर होता है 0.3010 होता है। ठीक है, इतना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 लॉग 10 का हम यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 गुणे 0.3030 बटेगा हाफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के बराबर 0.693 बटेगा हाफ टाइम हो जाएगा। ये वेग स्थिरांक का सूत्र होगा। इसी के तहत हम दोस्तों अर्धआयुकाल का भी टाइम निकाल लेंगे। इसे वेग, ये वेग को प्रदर्शित करता है, वेग स्थिरांक समीकरण को प्रदर्शित करता है। अगर इसी को हम अर्धआयुकाल में बदल देंगे तो अर्धआयुकाल में क्या होगा, हाफ टाइम बराबर 0.693 बटेगा के हो जाएगी, अर्धआयुकाल का हो जाएगा। ठीक है, इसे हम यह करके लिख सकते हैं। इसी के तहत हम वेग स्थिरांक का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं और अर्धआयुकाल का भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसी के तहत हम अर्धआयुकाल को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक।